सो हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट जोन में। जिस एडवर्टीज़मेंट का आज की डेट में इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है 2022। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप इसे खुशखबरी ही मान के चलिए। क्योंकि स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी एग्जामिनेशन 2022 है, ये 21 नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जो 21 में रिक्रूटमेंट एसएससी को भेजी गई थी वो 2022 में ऐड हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्लॉज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये सारा का सारा जो सोल डिस्क्रिशन आप कह सकते हैं या जिम्मेदारी आप जिसे कह सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी की है। अगर वो चाहे 21 को ऐड कर सकता है, अदरवाइज़ वो वापस डिपार्टमेंट को भेज भी सकता है। लेकिन 99.99% अब ये चांस हो गए हैं कि 2019 की जो वैकेंसी है वो 2021 की जो वैकेंसी है वो 2022 में कंपाइल होने जा रही है। इसका मतलब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस साल वैकेंसी डबल से 2.5 गुना, यानी कि जो नॉर्मल वैकेंसीज़ 800, 900, 1000 हुआ करती थी, 2.5 से 3000 और इवन अगर आपको 3,500, 4,000 भी मिल जाए वैकेंसी तो कोई बड़ी बात और अचंभे की बात नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप नए हैं। आपको सारी डिटेल बताऊँगा 2022 की स्टेप बाय स्टेप, और आरटीआई कि जो भी रिप्लाई होंगे, स्टेट वाइज वैकेंसीज़ होंगी, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आपको कैसे तैयारी करनी है और आप कितने मार्क्स लाकर भी 2022 में अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस नोटिस को, इस एडवर्टीज़मेंट को डिटेल में समझते हैं, आखिर इसमें क्या है नया और क्या है पुराना। तो देखिए, डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आज की डेट से यानी कि 20 अगस्त से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और ये 5 नवंबर तक जो है आपकी चलने वाली है। यानी कि आपको 1 महीने का भी टाइम नहीं दिया गया है। आमतौर पर एसएससी 1 महीने का टाइम एग्जैक्ट दिया करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यानी कि आपको बहुत कम टाइम दिया गया है, सिर्फ 15 दिन का। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है, क्योंकि इसमें जो 15 दिन का टाइम आपका बचेगा वो आगे एसएससी यूटिलाइज कर सकता है। चलिए, इसके बाद अगर हम लास्ट डेट की बात करें, मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद आप ऑनलाइन या फिर एसबीआई बैंक से चालान के थ्रू भी इसका पेमेंट कर सकते हैं, और चालान के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। और अगर आप यानी कि कोई करेक्शन करना चाहते हैं, आपकी कोई गलती हो गई है फॉर्म फिल अप करते समय, तो आप उस करेक्शन को भी 7 सितंबर तक कर सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम आपका ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, प्री शेड्यूल्ड है, और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो नवंबर 2022 में कराया जाएगा। तो अभी भी आप ये मान के चलिए, और इसके पोस्टपोन होने के कोई चांसेस नहीं है, यानी कि आपका नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो तैयारी बेहतरीन करिए, ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन नहीं, बिल्कुल डायमंड अपॉर्चुनिटी है। तैयारी अच्छे से रखिए। चलिए, इसके बाद वैकेंसीज़ की बात करें। देखिए, वैकेंसीज़ जो है वो कभी भी एसएससी डिस्क्लोज़ नहीं करता, बट आपको 7 से 8 दिन में टेंटेटिव वैकेंसी जो एसएससी को मिल चुकी होगी 21 और 22 की, वो दोनों कंबाइंड करके आपको बता देगा। यानी कि 21 की आपको ये डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, सिर्फ 22 की वैकेंसी ही वो लिखी होगी। तो आपको कुछ दिनों में टेंटेटिव वैकेंसी कैंडिडेट्स कॉर्नर पर दिख जाएगी। और देखिए गाइस, जब टेंटेटिव वैकेंसीज़ आपको अपलोड होती हुई दिखेंगी ना, उसी में आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिएगा कि 2021 और 22 कंबाइंड हुआ है या नहीं। मैं डीओपीटी के पहले ही आपको बता चुका हूं वैकेंसी कितनी रहने वाली है 2022 में। 21 और 22 दोनों कंबाइंड, यानी कि 500 के अराउंड। अगर वो वैकेंसी आपकी टेंटेटिव में दिखती है तो आप लिख के ले लीजिए 21 और 22 कंबाइंड होने जा रहा है। तो चलिए, वैकेंसी तो बाद में आपको पता चलेगी। और ग्रेड सी की बात करें तो मोस्टली आपका जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में हो जाता है, और अगर आप ग्रेड डी की बात करें तो 60 to 70 का रेशियो जो है वो आपका आउटसाइडर, और 30 to 40 का जो रेशियो है वो आपका दिल्ली में रहता है। चलिए, स्टेट वाइज की बात है वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। देखिए, बहुत सारे डाउट थे कि एज लिमिट क्या होने जा रहा है और क्या एज रह सकती है। तो देखिए, इन्होंने साफ साफ कर दिया, और यही उम्मीद भी थी, क्योंकि 21 का एडवर्टीजमेंट नहीं आया था, और अगर 2022 की अगस्त होती तो कई लोगों के साथ ये अन्याय होता। तो इन्होंने 1/1/2022 को कट ऑफ डेट माना है आपकी एज के लिए। और ग्रेड सी के लिए जो एज है वो 18 से 30 ही रखी गई है पुराने के हिसाब से। यानी कि आप अगर 30 साल तक हैं और 1/1/2022 से पहले अगर आप 30 साल के हैं
तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इससे बड़े हो गए हैं, 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी में भी 18 से 27 साल एज रखी गई है और इसमें भी जो आपकी कट ऑफ डेट है वो 1/1/2022 ही रखी गई है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप बीओपीटी के रूल्स देखें जिसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो एज़ पर रूल जो भी आपका है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ही आप इसमें रिलैक्सेशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप स्टेट या यूटी से हैं तो आप इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं ले सकते, बट टेक्निकल और लीन बेसिस पे ज़रूर जा सकते हैं अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो चलिए उसका इंटीमेशन आपको ज़रूर डिपार्टमेंट को देना होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एक और चीज़ का, जो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए गाइस, 12th पास की जॉब, और अगर आपको इन हैंड 80 to 90,000 दिया जाए, आप समझ लीजिए इससे बढ़िया जॉब कोई नहीं हो सकती। जिनको स्टेनो नहीं आती, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग भी इसमें प्रिपरेशन करिए, इसमें स्कोप भी अच्छा है। और इवन अगर आप सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगते हैं, और अगर आप किसी बड़े अधिकारी के, और 100% आप बड़े अधिकारी के ही पीए या पीएस बनेंगे, अगर आप बनते हैं तो आपकी रेपुटेशन उसके सामने बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यकीन मानिए। तो मुझे लगता है इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और इससे बढ़िया जॉब नहीं हो सकती 12th पास पर। तो सिर्फ 12th पास आपको होना अनिवार्य है, यानी कि अगर आप 12th पास हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, ना कोई ग्रेजुएशन ना कुछ। लेकिन अगर आपको फर्दर प्रमोशन चाहिए तो आपका ग्रेजुएशन मस्ट है। तो 12th पास अगर आप हैं तो इस पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट हैंड भी आती है तो, ठीक है। तो ये तो रही बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है, आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी डेट आज से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट 5 सितंबर है, ठीक है। चलिए अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इसका सिलेबस और आपको क्या मटेरियल इसमें रखना है। देखिए हमेशा की तरह सबों को ये डाउट था कि क्या कैट आएगा इसमें या नहीं आएगा, तो साफ़ हो गया है इस एडवर्टीज़मेंट में कि इस बार भी कैट नहीं आने वाला। जब तक कैट एनटीए का पहला एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आप ये मान के चलिए कि आपका कैट नहीं आने वाला। तो सबसे बड़ी बात है सिलेबस की, तो कंबाइंड कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा आपका, और ये जो एग्ज़ाम है आपका नवंबर में शेड्यूल्ड है, जिसमें 3 सिलेबस रखा गया है और हर साल की तरह ये सेम ही है। 50 क्वेश्चंस होंगे आपके 50 मार्क्स के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इसके बाद आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। देखिए गाइज, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। तो मेरा जो सजेशन है इन तीनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का, मेरा सजेशन यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर को स्टडी करिए। ऑनलाइन या गूगल से भी आपको सारे एग्ज़ाम्स मिल जाएंगे, एसएससी पोर्टल या और भी अदर साइट्स पर। इसके साथ साथ आप सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर बुक ले लीजिए। मैं कोई एक पब्लिकेशन को सजेस्ट नहीं करता क्योंकि सारे पब्लिकेशन अपने आप में ठीक हैं। तो आप कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए और उस पब्लिकेशन की बुक्स को सेपरेटली आप उसे बिल्कुल 2 से 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए। बार बार अलग अलग बुक से पढ़ने से बढ़िया आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की एक बुक लीजिए और उसे 10 बार पढ़ लीजिए। और उसके बाद आपके जो भी प्रीवियस ईयर अभी हाल फिलहाल में एसएससी ने 2-3 सालों में कराए हैं, उन सभी के एग्ज़ाम्स को एक बार ब्रीफली चेक कर लीजिए और उसे पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस करिए टाइम टू टाइम। गाइस, इतने से ही आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, मैं इतनी गारंटी लेता हूँ। बाकी फर्दर जो डिटेल है कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और किन बुक्स को आप पढ़कर, सिर्फ 3 बुक को आपको पढ़ना है और उसे पढ़कर आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सिर्फ आपका सिलेबस है सीबीडी एग्ज़ाम का, जो आपका टायर 1 है। इसके बाद आपका जो फर्दर स्टेज होता है वो स्टेनोग्राफी का होता है। देखिए गाइज, अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो इंग्लिश में आपकी ग्रेड डी में 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होती है, जो वेरी भी कर जाती है, कई बार 85 to 90। अगर आप उसमें लिख लेते हैं तो आपको 50 मिनट का जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम है वो दिया जाता है, और 50 मिनट के ट्रांसक्रिप्शन टाइम में आपको उसको ट्रांसक्राइब करना पड़ता है जो भी आपने शॉर्ट हैंड में डिक्टेशन ली है, ठीक है। और यही चीज़ अगर आप हिंदी में करते हैं तो आपको 65 मिनट्स दिए जाते हैं। इसके बाद अगर हम इंग्लिश की ग्रेड सी में बात करते हैं तो 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होती है, और अगर आप इसे टाइप करने के लिए एसएससी आपको 40 मिनट्स देता है इसको, और अगर आप हिंदी में चूज़ करते हैं तो आपको एसएससी इसमें 65 मिनट्स 55 मिनट्स
देता है। देखिए गाइज, अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूं कि स्टेनोग्राफी का एवोल्यूशन कैसे किया जाता है, तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि एसएससी का जो स्क्रिप्ट है या ट्रांसक्रिप्शन है उसको कैसे चेक किया जाता है या एवेल्यूएट किया जाता है, कितनी परसेंटेज कौन सी फुल होती है और कौन सी हाफ में, वो सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए गाइज, अगर मैं एरर परसेंटेज की बात करूँ तो 7% जो है आपको यूआर कैटेगरी को दी जाती है ग्रेड डी में, और बाकी 10% रिजर्व कैटेगरीज को, जिसमें ईडब्ल्यूएस भी आता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप बना लीजिए इसे, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस बहुत अच्छी कैटेगरी है अगर आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं अपने कट ऑफ में, यानी किस में, एरर परसेंटेज में, क्योंकि बहुत हेल्प करता है आपकी एरर परसेंटेज। अगर आपको 7 से 10 मिल जाए, यानी 3% की छूट मिल जाए, तो कितनी बड़ी बात है। इसी के बाद अगर हम ग्रेड सी की बात करते हैं तो ग्रेड सी में 5% यूआर को और 7% रिजर्व कैटेगरीज को दी जाती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी आते हैं तो भी आपको 7% दी जाएगी, तो यानी कि 2% का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आप यूआर में ना जाकर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करें, तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको स्किल टेस्ट में बहुत हेल्प मिल जाएगी, और ना केवल स्किल टेस्ट में बल्कि आपको कट ऑफ में भी हेल्प मिल जाएगी, जो आप 2020 के रिटन टेस्ट की कट ऑफ में देख चुके हैं। सो गाइज, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। हम अगली वीडियो में मिलेंगे ब्रीफ डिटेल के साथ कि कैसे इसकी स्ट्रेटेजी रखनी है, कैसे तैयारी करनी है और क्या स्टेट वाइज वैकेंसी रह सकती है। मैं सारी डिटेल आपको टाइम टू टाइम अपडेट कराता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।